फोन पर ड्राइवर से बातचीत करते हुए क्लाइड ने आखिर में कहा, जितना हो सके जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करो और कोई भी क्लू वहां नहीं छूटना चाहिए। जी सर, ड्राइवर ने कहा, जिसके बाद क्लाइड ने कॉल कट कर दिया। फिर ड्राइवर वापस बाहर आया तो उसकी नजर सामने बेहोश पड़े विक्रांत पर पड़ी। उसने अपने आदमी की तरफ देखकर कहा, इस पर नजर रखना। विक्रांत अभी बेहोश है, लेकिन ड्राइवर के लोग काम पर लग चुके थे। वो सब उन चीजों को पैक करने में लग चुके थे जिनके मिलने से किसी को किसी तरह का शक न हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रूही वापस यूनिट ऑफिस पहुंची और आद्या से बोली, विक्रांत कहाँ है? ये सवाल सुनकर आद्या ने चौंक कर कहा, सर तो आपके साथ ही गए थे ना, क्या वो आपके साथ नहीं थे? आद्या के जवाब पर रूही ने कुछ नहीं कहा। उसने बस विक्रांत के फोन पर कॉल मिलाया तो सिर्फ रिंग जा रही थी। रूही परेशान होते हुए मन ही मन कहने लगी, ये विक्रांत भी ना, पता नहीं अचानक कैसे क्या हो जाता है, कॉल वॉल उठाना ही छोड़ देता है। शायद अभी विक्रांत नॉर्मल हालत में नहीं है। तभी एक 21-22 साल का लड़का आया तो रूही ने आद्या से कहा, आज ये ऋतिक है, साइबर एक्सपर्ट है, उसे जरा इसकी टेबल दिखा देना। ये सुनकर आद्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उसने ऋतिक को उसकी टेबल दिखाई। उसके बाद आद्या ने उसकी टेबल पर डिजिटल डायरी रखते हुए कहा, यह है संध्या राठी की डायरी, इसका पासवर्ड पता नहीं, फिंगरप्रिंट्स भी है नहीं, और इसे ओपन करना है, तो जाओ काम पर। ये सुनकर ऋतिक ने आद्या से कहा, ओके, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो आद्या बोली, क्या यहाँ कॉफी मिल सकती है? ऋतिक ने आद्या से पूछा, जिसके जवाब में उसने कहा, वेट, लाती हूँ। इतना कहकर आद्या वहां से चलती। शाम होने को आई थी। रूही विक्रांत के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगी थी। उसने विक्रांत को फिर से कॉल लगाया, इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर उसने मिस्टर देवराय को कॉल लगाया। देवराय की कॉल अटेंड करते ही रूही ने कहा, हेलो सर, विक्रांत आपके साथ है क्या? ये सवाल सुनकर सामने से मिस्टर देवराय ने कहा, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा और कहाँ गया है कुछ बताया भी नहीं। रूही ने मिस्टर देवराय से कहा, जो सुनकर देवराय ने अपने बेटे की फिक्र में कहा, व्हाट, उसको ट्रेस करो और पता करो कहाँ है वो। बट सर, हमने ऐसा किया और अगर उसे पता चला तो वो हम सब पर गुस्सा हो सकता है। रूही ने दबी आवाज में मिस्टर देवराय से कहा, जिसे सुनकर सामने से देवराय ने कहा, कुछ कहे तो बोल देना, मेरा ऑर्डर था। ओके सर, मैं पता करवाती हूँ। ये सुनकर देवराय ने कॉल कट किया और खुद से विक्रांत के फोन पर कॉल किया। रिंग जा रही थी। ये देखकर मिस्टर देवराय परेशान हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर मिस्टर क्लाइड की 20-25 ट्रक पहुंचने वाली थी। सबसे आगे वाले ट्रक ड्राइवर की हालत खराब हो रही थी। उसका शरीर डर के मारे पसीने से भीगने लगा। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो अलीजा का कॉल था। उसने फौरन कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो मैडम। हेलो, मैंने सारे इंतजाम करवा दिए। वो लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए हल्के से चेकिंग करेंगे। तुम सभी ड्राइवर्स को बोल देना कि कोई भी डरे नहीं तो बाकी के आर्मी के लोगों को शक हो सकता है। अलीजा ने अपने ट्रक ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर थोड़ा डर गया। तो फिर जैसे ही ट्रक चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे तो नेपाल बॉर्डर पर तैनात पुलिस और आर्मी के 2 जवान आते ही बोले, हाँ भाई, क्या है इसके अंदर? ये सुनकर ड्राइवर ना डरने की पूरी एक्टिंग करते हुए कहता है, साहब इसमें तो मेडिकल का सामान है और कुछ नहीं। चल कोई ना, नीचे आजा, देखते हैं, ये उस आर्मी वाली ने कहा। जिसे सुनकर ड्राइवर ने अलीजा को मैसेज कर डाला कि ये शायद आपके खरीदे हुए लोग नहीं, ये अच्छे से चेकिंग करने की बात कर रही हैं। तो जैसे ही मैसेज अलीजा ने देखा तो अलीजा का शरीर भी डर के मारे पसीने से भीग रहा था। अलीजा वापस से अपने कांटेक्ट को कॉल मिलाती है तो सामने वाला आदमी कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हेलो हेलो हेलो, गया भाड़ में, मैंने तुम्हें एडवांस पे किया था, इसके बाद भी मेरे ट्रक की तलाशी ले रहे हैं, क्या यही है तुम्हारा काम? अलीजा ने गुस्से से डरते हुए अपने न्यू नेपाली पार्टनर से कहा, जिसे सुनकर सामने वाले नेपाली पार्टनर ने कहा, पेशेंस रखें, मैं आपको पेशेंट नहीं बनने दूंगा। इतना कहकर वो हंसने लगा। तो अलीजा ने कहा, देखो, अगर मेरा माल पकड़ा गया तो मैं तुमको जीते जी जहन्नुम की सैर करवा दूंगी। ये सुनकर सामने से उस नेपाली ने कहा, बस अलीजा, धंधे के कुछ उसूल होते, ये गली के गुंडे मवालियों जैसी धमकी देना शोभा नहीं देता, थोड़ा प्रोफेशनल बने। ये सुनकर अलीजा को समझ आ गया कि इस वक्त उसे अपना गुस्सा साइड में रखकर इस नेपाली पार्टनर की बात को मान लेना चाहिए। अगर ये नाराज हुआ तो 3000
3000 करोड़ डूब सकते थे। अलीजा थोड़ा सोच समझ कर बोली, अच्छा सॉरी, लेकिन मुझे मेरा माल सेफली निकालना है। ओके कहकर उस नेपाली पार्टनर ने कॉल कट कर दिया। अलीजा ने अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखकर कहा, इतने घटिया कॉन्टेक्ट हैं तुम्हारे, अगर पता होता तो मैं 1 रुपया एडवांस पे नहीं करती। ये सुनकर वो पीछे खड़ा आदमी कुछ न कह सका। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अभी भी बेहोश पड़ा था। ड्राइवर ने अपना सारा सामान निकलवा दिया। ड्राइवर को विक्रांत का फोन बार बार बजता हुआ सुनाई दिया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो हेलो, तुम कौन बोल रहे हो और विक्रांत कहाँ है? मिस्टर देवराय ने सामने से सवाल किया, जिसके जवाब में ड्राइवर कुछ कहता ही इतने में दूसरे साइड रूही के सामने विक्रांत की लोकेशन मैप में जूम होते ट्राइबल हिल एरिया में आकर शो होने लगी। ये देखते ही रूही को बड़ा शॉक लगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तो वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर ने मिस्टर देवराय से कहा, कितना बड़ा सवाल है कि तुम कौन, और इसका एक छोटा सा जवाब है, जी मैं एक इंसान हूँ, पर हम इस जवाब के बजाय कुछ और ही जवाब देते हैं। जैसे ही ये शब्द मिस्टर देवराय के कानों में पड़े, उन्हें एकदम से अपनी वाइफ मिथिलिया की याद आ गई, जिसकी याद आते ही मिस्टर देवराय ने डरते हुए कहा, विक्रांत से बात कराओ। बेहोशी में भला कोई कैसे बात कर सकता है, सामने से ड्राइवर ने कहा। जिसे सुनकर मिस्टर देवराय अपने बेटे को लेकर और डर गए। तो फिर मिस्टर देवराय ने कहा, कहाँ हो तुम इस वक्त और बोल कौन रहे हो? इसका जवाब भी ड्राइवर ने अजीब ही दिया। एक भी सवाल का जवाब ड्राइवर ने सीधे और सिंपल तरीके से नहीं दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रूही पुलिस फोर्स के साथ ट्राइबल हिल एरिया की तरफ निकल चुकी थी। रात हो चुकी थी, इस वक्त ये एरिया सेफ नहीं था। ड्राइवर ने अपने एक आदमी से कहा, इसके कपड़े चेंज करके इसको एक बेड पर लिटा दो। विक्रांत को सफेद कपड़े पहना दिए गए और फिर उसे बेड पर सुला दिया गया। लेकिन आखिर ड्राइवर ये सब क्यों कर रहा है, और ये सब करके ड्राइवर क्या साबित करना चाहता है? इधर मिस्टर देवराय के पास रूही का कॉल आया तो मिस्टर देवराय ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। इस बार मिस्टर देवराय के हेलो में डर था, जिसे रूही ने भी महसूस कर ली। फिर रूही ने सामने से कहा, सर विक्रांत की लोकेशन ट्राइबल हिल एरिया में मिली, मैं वहां अगले आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, मैं आपको अपडेट्स देती हूँ। हाँ, मिस्टर देवराय इतना ही कह पाए, लेकिन उनके अंदर का पुलिस ऑफिसर उनके बाप की भावनाओं को दबा रहा था, तो वो चाहकर भी रूही के सामने अपने दिल की बात रख ना सके। एक तरफ विक्रांत को ग्लैडियन जैसे कपड़े पहनाकर उसे एक बेड पर लेटा दिया गया। फिर ड्राइवर ने अपने आदमियों से कहा, जब वो लोग यहाँ आए तो बोलना कि हमें बाहर बेहोश पड़ा मिला था, तो हम ग्लैडियन सबकी मदद करते हैं, इसकी भी हमने मदद करना बेहतर समझा और इसे यहाँ ले आए। ये सुनकर ड्राइवर के आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाई। ड्राइवर ने विक्रांत की हानि की पूरी कहानी ही बदल डाली। अगर विक्रांत पुलिस वाला नहीं होता तो शायद अब तक विक्रांत की खाल भी उतारी जा चुकी होती। मिस रूही अपनी पुलिस फोर्स के साथ विक्रांत की लोकेशन पर पहुंच गई, पर उसने अपने आसपास देखा तो उसे कुछ भी अजीब चीज नजर नहीं आई। रूही ने सभी पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए कहा, तलाश जारी रखो जब तक कि विक्रांत से नहीं मिल जाते। ये सुनकर सभी पुलिस वाले तलाश में लग गए, लेकिन रूही या किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि विक्रांत यहाँ ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बनी गुफा में पड़ा था। मिस आद्या ने रूही की तरफ देखकर कहा, मिस रूही, विक्रांत की लोकेशन यहाँ दिखा रही है, जस्ट यहाँ। तो हम इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो क्या करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मिस रूही ने गुस्से में कहा तो आद्या बोली, हो सकता है जमीन के नीचे कुछ हो। ये सुनते ही मिस रूही का दिमाग काम पर लग गया और फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, आसपास ध्यान से देखो, शायद कोई गुफा हो। अभी रूही की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक पुलिस वाले ने कहा, मैडम यहाँ आए, यहाँ कुछ मिला है। ये सुनकर रूही, आद्या और बाकी पुलिस फोर्स उस तरफ गए तो उन्हें वहां 2-4 लोग तड़पते दिखे, जो कि आधे होश में थे और आधे बेहोशी। ये देखकर रूही घबराते हुए बोली, इनको किसने मारा? जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाओ। इसके बाद पुलिस फोर्स और भी ज्यादा सचेत हो गई। ये जो लोग बेहोशी में पड़े थे ये वही लोग थे जिनको विक्रांत ने मारा था। वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर ग्लैड के सभी ट्रक की चेकिंग हो रही थी। एक आर्मी जवान ने ट्रक ड्राइवर से पूछा, ये किस तरह के मेडिकल का सामान है? ये सवाल सुनकर ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा तो जवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं पता ना, ठीक है मैं बताता हूँ। जहाँ तक नेपाल बॉर्डर का माहौल दिख रहा था उस हिसाब से तो मिस्टर ग्लैड को 3000 करोड़ का लॉस होने वाला था, क्योंकि एक भी ट्रक अभी तक नेपाल बॉर्डर से क्रॉस नहीं हुआ था। सब ट्रक
चेकिंग प्रोसेस में अटके पड़े थे और इसी बात से चिंतित मिस अलीजा अपने फोन में सभी ट्रक की लाइव लोकेशन देख रही थी। तभी अलीजा का फोन बजा। उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल था। ये देखकर उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो, कौन? हेलो, तुम्हारा सारा माल मेरे कब्जे में है और सच कहूं तो मुझे इसकी नीड नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि माल बॉर्डर पार हो जाए तो डील में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सामने से एक अनजान आदमी ने कहा तो मिस अलीजा घबराते हुए बोली, तुम कौन बोल रहे हो? लेकिन सामने वाले ने अलीजा के सवाल का जवाब नहीं दिया। एक और मिस्टर क्लाइड का माल फंसा पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ मिस रूही और उसकी पुलिस फोर्स को गुफा के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आसपास की लोकेशन पर पुलिस फोर्स लगातार पागलों की तरह तलाशी करने में जुटी पड़ी थी। तो अब कैसे रूही विक्रांत को ढूंढ पाएगी? क्या होगा पुलिस फोर्स का हाल और कौन होगा बेहाल? मिस्टर क्लाइड का माल नेपाल बॉर्डर पर पूरी तरह जब्त कर लिया जाएगा या फिर बॉर्डर पार हो जाएगा? केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। फोन पर अलीजा के सवाल को वो आदमी अनसुना करते हुए बोला, मेरी पहचान जानकर क्या होगा? धंधे की बात है, धंधे की तरह करते हैं ना।